यदि क्वेश्चन सिर्फ प्लेटो की ज्ञान मीमांसा पूछे या प्लेटो की तत्व मीमांसा पूछे, अब वो प्रत्ययवाद नहीं पूछ रहा, वो केवल क्या है, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को लेके क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेटो की ज्ञान मीमांसा को समझाइए और या प्लेटो की तत्व मीमांसा को समझाइए। उस स्थिति में आएगा तो आपका प्रत्यय सिद्धांत ही, लेकिन अब थोड़ा सा हमको क्या है, प्रत्ययवाद तो दोनों को समाहित करते हुए, लेकिन क्वेश्चन हमको केवल ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, तो केवल ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा पे फोकस करेंगे। यदि ज्ञान मीमांसा पूछा गया तो ज्ञान के बारे में बताएंगे, तत्व मीमांसा पूछा गया तो केवल तात्विक विषय के बारे में बताएंगे। है जो अभी हमने कल प्रत्ययवाद पढ़ा था उसी में ज्ञान मीमांसा है, वही तत्व मीमांसा, दोनों एक ही सिद्धांत के अंतर्गत आ गई है दोनों। लेकिन अलग से यदि क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं। तो देखो, जहां तक ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में है, प्लेटो की यदि ज्ञान मीमांसा पूछेगा तो भी हम उसकी ज्ञान मीमांसा के दो हिस्से करेंगे, एक होगा खंडन का पक्ष और एक होगा व्याख्या करने वाला पक्ष। तो मतलब इसको आप ये भी कह सकते हो खंडनात्मक, खंडनात्मक, या इसी को कह सकते हो नकारात्मक। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा का नकारात्मक पक्ष और दूसरा क्या है, व्याख्यात्मक या सकारात्मक, व्याख्यात्मक या सकारात्मक पक्ष। खंडनात्मक समझ ही आ रहा है कि खंडन कर रहा है, और खंडन किसका करेगा, अपने पूर्ववर्ती विचारों का खंडन करेगा। और पूर्ववर्ती विचारक क्या थे, पूर्ववर्ती विचारक वही आपके प्रोटोगोरस थे, और जो वहां पे प्राचीन दर्शन चल रहा था वो लोग हैं। उनकी ज्ञान मीमांसा क्या थी, सुकरात के समय भी अपन ने देखा था कि उस समय जो ज्ञान के संदर्भ में सिद्धांत चलता था कि भाई जो ज्ञान है वो व्यक्ति सापेक्ष होता है, अलग अलग व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग हो सकता है। नैतिकता के संदर्भ में भी व्यक्तिवाद की ही स्थापना की गई थी। तो देखो, वही उसी का ये खंडन कर रहा है अपनी ज्ञान मीमांसा में। तो ज्ञान मीमांसा में बताएंगे कि प्लेटो ने अपनी ज्ञान मीमांसा के तहत पूर्ववर्ती मान्यताओं और सिद्धांतों का खंडन किया है, और उस खंडन करने के पश्चात ही अपने ज्ञान की व्याख्या करी है। तो देखो, खंडन करने के संदर्भ में दो बिंदुओं पे उसने खंडन किया है। पहला खंडन किया क्या है कि प्राचीन समय में माना जा रहा था कि जो ज्ञान है, ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। और दूसरा, पहला पक्ष ये मान रहे थे प्राचीन लोग कि ज्ञान प्रत्यक्ष है, और दूसरा ज्ञान मत है, ज्ञान मत है। नॉलेज इज परसेप्शन एंड नॉलेज इज ओपिनियन। दो विचारधारा चल रही थी वहां पे प्राचीन एथेंस में। जो सोफिस्ट लोग थे, प्रोटोगोरस था, उनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी कि ज्ञान प्रत्यक्ष है, नॉलेज इज परसेप्शन, और दूसरा मत था नॉलेज इज ओपिनियन। अब देखो, ये दोनों को ही खंडित करता है। पहले अपन आते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष है, नॉलेज इज परसेप्शन। परसेप्शन मतलब समझ रहे हैं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब वही इंद्रिय अनुभव को ज्ञान मान रहे थे। जो इनके प्रोटोगोरस और सोफिस्ट लोग थे, उनके अनुसार क्या है कि जो इंद्रिय से हमको प्रत्यक्ष हो रहा है, या इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जो ज्ञान हमको इंद्रियों से मिलता है वही वास्तविक ज्ञान है। अब प्रत्येक व्यक्ति का सेंस अलग अलग हो सकता है भाई, देखने का नजरिया व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ सुनाई दे रहा, तो कि सबका ज्ञान अलग अलग है। तो ये प्राचीन मत था। तो देखो, प्लेटो सबसे पहले इसका खंडन करते हैं कि भैया ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है। देखो, अरस्तु ने भी इसका खंडन किया था, और अरस्तु ने सुकरात ने खंडन किया था, और सुकरात ने इसका खंडन करके क्या बताया था कि जो ज्ञान है वो सद्गुण है, सद्गुणों को है। तो यहाँ पे अब प्लेटो भी अपने ज्ञान की व्याख्या करेगा और क्या बोलेगा कि भैया देखो, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमको हमेशा सत्य और सही ज्ञान प्रदान नहीं करती। वही जो पहले बात किया गया क्या है कि भैया, प्लेटो भी वही सामान्य तर्क देता है इंद्रिय ज्ञान के संदर्भ में कि इंद्रियां हमको हमेशा सार्वभौम और असीमित ज्ञान नहीं देती, बल्कि क्या है, इंद्रियां भी हमको भ्रम पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, भ्रम पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकती हैं। ठीक है ना? दूसरा बात क्या है, इसमें समस्या क्या है कि प्रत्यक्ष द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान में
भिन्नता होगी। भिन्नता मतलब वही अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान अलग अलग होगा, आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि वास्तविक रूप से सार्वभौमिक रूप से सत्य क्या है। इसके लिए हमको इंद्रिया कभी हमको ऐसा ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। तीसरा, यदि इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर वो कहता है कि मानव या मनुष्यों और पशुओं में कोई अंतर नहीं बचता, क्योंकि पशुओं के पास भी इंद्रियां होती है और मानव के पास भी इंद्रियां होती है, तो हमारा नॉलेज और पशुओं के नॉलेज एक समान हो गया यदि इंद्रियों को तुम ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बताओगे। चौथा बात वो कहता है कि यदि इंद्रियां ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है तो विद्वान और मूर्ख व्यक्ति के ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं है। विद्वान और मूर्ख व्यक्ति के ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं बचेगा, ठीक है ना। और पांचवी बात वो ये कह रहा है इसके विरोध में कि प्राचीन जो प्रोटोगोरस था या फिर जो सोफिस्ट लोग थे, उन्हीं में से जो एक विचारधारा थी कि ये संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जो कल भी बताया था, संसार लौकिक जगत है वो परिवर्तनशील है। तो जब संसार परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील वस्तुओं को हम देख के उनका ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे? क्योंकि देखो, हमने किसी वस्तु को देखा और देखते हमने उसको, जब हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब ना, तब तक तो वो बदल गई, तो वस्तु तो प्रतिक्षण बदल रही है। तो क्या कहेंगे कि परिवर्तनशील जगत का ज्ञान संभव नहीं। ज्ञान संभव नहीं, परिवर्तनशील का ज्ञान संभव नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ तर्क हैं, देखो कोई विशेष तर्क तो नहीं है, पहले भी ऐसे तर्क दिए गए हैं कि इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सार्वभौमिक या सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, उसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है। उसने 4-5 पॉइंट और भी आर्गुमेंट दिए थे, तो अपने लिए आंसर के लिए इतने पर्याप्त हैं। तो आप पहले देखो, जो प्लेटो अपनी ज्ञान मीमांसा को प्रस्तुत कर रहा है, ज्ञान मीमांसा के प्रस्तुतिकरण में पहले वो खंडन कर रहा है प्राचीन विचारधारा का। खंडन के क्रम में उसने बताया कि पहले के लोग, जो सोफिस्ट लोग थे एथेंस में, वो क्या मान रहे थे कि नॉलेज इज परसेप्शन, ज्ञान प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष होता है वही नॉलेज है। तो वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। और इस संदर्भ में बताया, यदि तुम ज्ञान को प्रत्यक्ष मानोगे तो ज्ञान भ्रमपूर्ण होगा, ज्ञान में भिन्नता होगी, मानव और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं बचेगा, मंद बुद्धि और विद्वान व्यक्ति के ज्ञान में कोई अंतर नहीं बचेगा, और चूंकि संसार परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तनशील वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव भी नहीं है। दूसरा क्या वो खंडन कर रहा है कि देखो, प्राचीन जो लोग थे उन्होंने ज्ञान और मत को एक माना है, मतलब नॉलेज और ओपिनियन दोनों को एक रूप में निकाला है। क्योंकि देखो, ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों से देख रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान अलग हो जाएगा। तो प्लेटो ये कह रहा है कि जिसको तुम ज्ञान कह रहे हो वो ज्ञान ना होकर क्या है, ओपिनियन है, मत है ना। मत प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। अभी तुम किसी से पूछो ठंड है, किसी को कम ठंड लग रही है, किसी को ज्यादा ठंड लग रही है, और किसी को बिल्कुल नहीं लग रही है। सबका शरीर अलग है, सबके सेंस पावर अलग अलग है। ऐसे गर्मी का भी अलग रहता है, सबको अपनी गर्मी का सेंस अलग अलग है। तो फिर कैसे होगा? तो ये क्या होता है, ये मत होता है, जिसको प्राचीन जो लोग हैं, जो सोफिस्ट लोग हैं, जिसको ज्ञान कह रहे हैं, प्लेटो कह रहा है कि वो ज्ञान नहीं है, वो क्या है, वो मत है। तुम जिसको ज्ञान के मान रहे हो वो ज्ञान ना होकर वो क्या है, मत है, ओपिनियन है वो वास्तव में। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि भैया ज्ञान मत नहीं है, नॉलेज ओपिनियन नहीं है। नॉलेज अलग होता है, ओपिनियन अलग होती है। तुम जिसको नॉलेज कह रहे हो वो ओपिनियन है, इसलिए ओपिनियन में विभिन्नता होती है, प्रत्येक व्यक्ति का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। लेकिन ज्ञान तो सार्वभौमिक होता है कि ठंड है तो ठंड है, गर्मी है तो गर्मी है। तो देखो, अब वो यहां पर क्या कर रहा है कि वो ये बता रहा है कि ज्ञान मत नहीं है, बल्कि ज्ञान और मत में अंतर होता है। तो देखो, वो अंतर क्या बता रहा है कि जो मत है वो सत असत हो सकता है, सही गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान हमेशा क्या होगा, सत ही होगा, या ज्ञान हमेशा सत होगा या सत्य ही होगा। दूसरी बात वो क्या बोलता है कि मत मूलतः प्रवृत्ति जन विश्वास होता है। मत क्या है, प्रवृत्ति जन्य विश्वास होता है। मत प्रवृत्ति जन्य विश्वास होता है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसी प्रवृत्ति के अनुरूप उसका मत होता है। तो वो कह रहे हैं प्रवृत्ति जन्य विश्वास होता है, जबकि जो ज्ञान होता है वो क्या है, ज्ञान तर्क बुद्धि द्वारा प्रमाणित होता है। तर्क बुद्धि द्वारा प्रमाणित होता है।
ज्ञान तर्क बुद्धि द्वारा प्रमाणित होता है। ठीक है, फिर क्या तीसरा पॉइंट बताया कि जो मत है वो तो क्या होता है, वो मूलतः भाव, संवेग एवं लोक परंपरा पर आधारित होता है। आपकी फीलिंग क्या है, आपके संवेग क्या है, आप किस संस्कृति में रह रहे हो, उस पर निर्भर करता है। मत परंपरा और लोक परंपरा पर निर्भर करता है। भाई जैसा आपका कल्चर रहेगा वैसा किसी वस्तु के आपके संदर्भ में ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जो नॉलेज होता है, नॉलेज तो केवल क्या है, जिसको कहना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान है। नॉलेज ज्ञान वास्तविक होता है। तीसरी चौथी बात वो कहता है, मत को तर्क बुद्धि द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। आपका एक परिवर्तन है, यदि कोई थोड़ा सा चातुर्यपूर्ण व्यक्ति मिला, आपके मत के संदर्भ में चार उसने तर्क दिया, आपका मत वो बदल देगा, आस्था बदल जाती, मत बदल जाता, विश्वास बदल जाता है। लेकिन जो नॉलेज है, उस नॉलेज को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। उसमें क्या है, थोड़ा सा स्थायीपन का भाव होता है, और ये थोड़ा सा क्या है, अस्थायीपन का भाव होता है। तो देखो यही वो नॉलेज और मत में अंतर बता रहा है, और बता रहा है कि जिस लोग पुराने जो सोफिस्ट लोग हैं, जो नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो नॉलेज नहीं है, वो किसकी बात कर रहे हैं, ओपिनियन की बात कर रहे हैं। तो देखो ये एक पक्ष है प्लेटो की ज्ञान मीमांसा की, कि उसने खंडन कर दिया है कि ऐसा ऐसा है कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की व्याख्या भी कर दी कि भैया इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, और जो ज्ञान जो तुम जिसको ओपिनियन कह रहे हो वो ज्ञान नहीं होता है। तो ये खंडन कर दिया उन्होंने प्राचीन विचारधारा का। अब खंडन करने के बाद अब वो बताएगा कि जो ज्ञान है वो क्या होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान क्या होता है। तो देखो यहां पर वो कहता है कि जो ज्ञान है बुद्धि से प्राप्त होता है। बुद्धि से, कल भी लिखा था ना, बौद्धिक अंतर्दृष्टि से ज्ञान की प्राप्त होती। इंद्रियों से हमको अनुभव मिलता है, उस अनुभव के आधार पे बुद्धि के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और देखो बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान कैसा होगा, सार्वभौमिक होगा। सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति का ज्ञान अलग है, ज्ञान तो यूनिवर्सल रहेगा, सार्वभौमिक, जो सबके लिए समान हो, सबके लिए एक हो। यदि इस चीज का तुमको ज्ञान हो रहा है कि ठंड है, तो फिर सबके लिए वो यूनिवर्सल होगा, वो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो यहां पर वो ज्ञान की व्याख्या करने के संदर्भ में यही कह रहा है कि जो ज्ञान होता है वो बुद्धिजन होता है, बुद्धिजन्य होता है, और हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बौद्धिक अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। व्यक्ति इंद्रिय अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान सार्वभौमिक होगा, नित्य होगा, अपरिवर्तनशील होगा। ऐसे ज्ञान को ही वो ज्ञान की व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो प्लेटो की ज्ञान मीमांसा में आपको इतना ही बताना, फिर आगे अपन चाहो तो और बता सकते हैं कि वो ज्ञान को प्रत्ययों से जोड़ता है, कि जो वास्तविक ज्ञान है वो क्या है, प्रत्ययों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान बताएगा। तो यहां से थोड़ा सा प्रत्यय आ जाएगा, जो अपन ने कल पढ़ा था कि क्या, कि जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान क्या है, वो प्रत्यय का ज्ञान ही है। प्रत्यय का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। बस इतनी ही अपन को प्लेटो की ज्ञान मीमांसा में बताना है। देखो यही अपन ने प्रत्ययवाद में भी पढ़ा था, लेकिन यदि क्वेश्चन सिर्फ पूछ ले कि प्लेटो की ज्ञान मीमांसा को समझाइए, तब तो आपको केवल ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में इतनी बात को बताना है। ठीक है। फिर अलग से यदि क्वेश्चन आता है प्लेटो की तत्व मीमांसा को समझाइए, तो तत्व मीमांसा के लिए फिर आपको अलग व्याख्या करनी। हाँ नहीं, कल मैंने प्रत्ययवाद पढ़ा दिया है। प्रत्ययवाद का संबंध पहले ही लाइन में लिखा है कि प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का संबंध ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों से है। यदि वो प्रत्ययवाद पूछ रहा है तो कल जो हमने लिखा है, कल भी देखो यही एक पक्ष लिखा था और दूसरा पक्ष ये है। यदि प्रत्ययवाद पूछ रहा है तो प्लेटो की ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा दोनों आ जाएगी। इसलिए कल देखा ना, तो प्रत्ययवाद बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि वो अपने आप में ज्ञान मीमांसा को भी समेटे हुए और तत्व मीमांसा को भी समेटे हुए। अभी मैं ये बता रहा हूं कि यदि केवल ज्ञान मीमांसा पूछेगा तब केवल इतना लिखना है, एक साइड खंडन करना है और व्याख्या करनी है, बस। ये प्लेटो की ज्ञान मीमांसा हो गई। अब यदि अलग से पूछे कि केवल तत्व मीमांसा बताइए प्लेटो की,
यदि प्लेटो की तत्व मीमांसा पूछे तब हमको क्या करना है, प्रत्ययवाद तो दोनों को ही समाहित किए हुए है, लेकिन यदि वो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में पूछ रहा है तो देखो हमको थोड़ा सा फिर सीमित करना है। तो वही मैं बता रहा हूं, अभी ज्ञान मीमांसा में हमने देख ली दो पक्ष है, तत्व मीमांसा में भी हमको ऐसे ही बताना है कि भाई जो प्लेटो के प्रत्ययवाद से ही प्लेटो की तत्व मीमांसा का पता चलता है। और देखो तत्व मीमांसा के संदर्भ में हम जानते हैं कि भाई तत्व मीमांसा में क्या है कि जो जगत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब बातों की खोज की जाती है। तो प्लेटो तत्व मीमांसा के संदर्भ में प्लेटो की जो तत्व मीमांसा है, ये भी देखो हमने प्रत्ययवाद में पढ़ा था कल कि जगत के संदर्भ में जो विचार है वो यही बता रहे हैं प्लेटो की तत्व मीमांसा। तो देखो प्लेटो के पहले दो विचारधारा प्रचलित थी यूनान में, प्लेटो के पहले दो विचारधारा प्रचलित थी यूनान में। एक विचारधारा थी हेराक्लिटस की, हेराक्लिटस, और दूसरी विचारधारा थी पार्मेनाइड्स की। हेराक्लिटस और पार्मेनाइड्स। हेराक्लिटस ने क्या बताया था कि परिवर्तन ही सत है, परिवर्तन ही सत है, और पार्मेनाइड्स ने क्या बताया था, नित्यता ही सत है, नित्यता ही सत है। दोनों विचारधारा विरोधी हैं। एक का कह रहा है कि परिवर्तन ही सत है, केवल दुनिया की वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और यही वास्तविक सत है। जो पार्मेनाइड्स विचारधारा के जो लोग थे वो क्या कहते थे, नहीं नित्यता ही सत है। ये दो विचारधारा चलती थी। तो प्लेटो ने अपनी तत्व मीमांसा में क्या किया, इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय कर दिया है, इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय कर दिया प्लेटो ने। कैसे समन्वय कर दिया, देखो अब समस्या क्या है कि आपको परिवर्तन और नित्यता दोनों को सत मान रहा है प्लेटो, तो कैसे मान रहा है, तो इनने क्या किया प्लेटो ने, जो लौकिक जगत था, लौकिक जगत, लौकिक जगत मतलब जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, ये लौकिक जगत है, जगत को लौकिक जगत कह रहे हैं। लौकिक जगत, इसको इंद्रियों का जगत भी कह देते हैं, इंद्रियों का जगत, लौकिक जगत या इंद्रियों का जगत। और इसको बोल दिया कि ये भाई परिवर्तनशील है, मतलब हेराक्लिटस सही कह रहा है, परिवर्तनशील है। बिल्कुल बात सही है कि ये जो जगत है ये लगातार परिवर्तनशील है, जगत की कोई वस्तु नित्य नहीं है, वो लगातार प्रतिक्षण बदल रही है और वो उत्पन्न होती हुई और विनिष्ट होती रहती है, ये क्रम लगातार चल रहा है। तो लौकिक जगत या इंद्रियों के जगत के संदर्भ में प्लेटो ने कहा, हेराक्लिटस की बात को स्वीकार करवा दिया, ठीक है। दूसरी बात अब क्या आती है, नित्यता। तो नित्यता के लिए वो कहता है अलौकिक जगत, अलौकिक जगत, अलौकिक जगत। अलौकिक जगत का वो क्या कहता है, प्रत्ययों का जगत, प्रत्ययों का जगत। और ये प्रत्ययों का जगत कैसा है, इस संदर्भ में नित्यता सही है, क्योंकि प्रत्यय तो नित्य है, प्रत्यय परिवर्तनशील नहीं होते, प्रत्यय तो नित्य है, अनश्वर है, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो ना तो उत्पन्न हो रहे हैं ना नष्ट हो रहे हैं, वो तो पहले से बने बनाए हैं, लेकिन वो इस जगत में नहीं, वो क्या है, दूसरे अलौकिक जगत में स्थिर है। तो देखो प्लेटो अपनी तत्व मीमांसा में इस दोनों पूर्ववर्ती विचारधाराओं का समन्वय करते हैं, और पूर्ववर्ती दोनों विचारधाराओं का समन्वय करके नित्यता और परिवर्तनशीलता दोनों को ही सत्य मान लेते हैं। नित्यता परिवर्तनशीलता वो लौकिक जगत के संदर्भ में सत्य स्वीकार करवाते हैं, और जो प्रत्यय के जगत के संदर्भ में नित्यता की बात को सत्य करवाते हैं। अब देखो फिर अपन ने प्रत्ययवाद में देखा था कि इसी में उन्होंने फिर क्या बताया कि प्रत्यय अलौकिक जगत में है। फिर प्रत्यय की विशेषता थी कि भाई प्रत्यय क्या है, नित्य सांचों के समान है, हमको इस संसार में जो भी वस्तु दिख रही है वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो क्या है, उसका प्रत्यय है, और वो प्रत्यय अलौकिक जगत में। जैसे बताया था ना, गाय का उदाहरण है कि गाय वास्तविक नहीं है, गाय का जो प्रत्यय है गौवत्व, मनुष्य का प्रत्यय मनुष्यत्व, जिससे मनुष्यत्व पहचान आ रहा है, गाय की जिससे पहचान हो रही है, वो पहचान उसकी क्या है, प्रत्यय है। और प्रत्यय अलौकिक जगत में हो, प्रत्यय क्या है, सांचे के समान है,
जैसे है ना कि मोम को पिघला के उसको इस सांचे में डाल दो, जैसी आकृति। तो जितनी वस्तुएं आपको इस जगत में दिखाई दे रही है, उतने सांचे, उतने प्रत्यय अलौकिक जगत में स्थिर है, और आपका जो ईश्वर है उन्हीं सांचों में ढाल ढाल के इस पूरे जगत की उत्पत्ति करी है। अब देखो इसी चीज को वो समझाने के लिए क्या है, एक उदाहरण का उपयोग करते हैं, गुफा रूपक का। गुफा रूपक, गुफा के उदाहरण के माध्यम से इसको समझाया। किसको? जो मैंने अभी कहा कि इस संसार की कोई भी वस्तु वास्तविक और नित्य नहीं है, ये सब फोटोकॉपी है। ओरिजिनल प्रिंट क्या है? प्रत्यय, और प्रत्यय अलौकिक जगत में वो क्या है? सांचे के समान है। ये तो केवल उनकी छाया है, छाया कह लो, प्रतिबिंब, फोटोकॉपी, कुछ भी कह लो, ये केवल उनकी फोटोकॉपी। वास्तविक तो क्या है? प्रत्यय। जितनी वस्तुएं दिख रहे हैं सबके अलग अलग प्रत्यय हैं, सबका अलग अलग सांचा है। ईश्वर उन्हीं सांचों से बना बना के इन सब पूरे जगत की उत्पत्ति की है। तो यहां पर वो क्या है? गुफा रूपक का उदाहरण देते हैं। गुफा रूपक क्या है? गुफा रूपक के माध्यम से प्लेटो, गुफा रूपक के माध्यम से प्लेटो, गुफा रूपक के माध्यम से प्लेटो इंद्रिय जन्य ज्ञान एवं प्रत्ययों के ज्ञान को, प्लेटो इंद्रिय जन्य भ्रामक ज्ञान, इंद्रिय जन्य भ्रामक ज्ञान एवं प्रत्ययों के, एवं प्रत्ययों के सत्य ज्ञान को व्याख्यायित करते हैं। सत्य ज्ञान को व्याख्यायित करते हैं। देखो प्लेटो एक गुफा के उदाहरण के माध्यम से अपनी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा दोनों को सिद्ध कर देगा। भाई अब भी ज्ञान मीमांसा में क्या बताया? ज्ञान मीमांसा में उसने कहा कि इंद्रिय हमको सही ज्ञान प्रदान नहीं करती है, बुद्धिजन्य होता है असली ज्ञान। और तत्व मीमांसा में क्या कह रहा है कि ये जो जगत की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये छाया मात्र है, फोटोकॉपी है। वास्तविक सत्ता तो प्रत्यय की होती है, जो अलौकिक जगत में सांचे के समान है, जो रखा हुआ है। अब वो गुफा का उदाहरण देता है, और गुफा के उदाहरण के माध्यम से क्या कहता है कि आप ऐसा समझो कि कोई गुफा है, और उस गुफा में लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इस दिशा में सामने दीवार है और पीछे उनके स्पेस है। वो सब जंजीरों से बंधे हुए हैं, इस टाइप से बैठे हुए हैं, वो जंजीरों से बंधे हुए, अपनी गर्दन भी पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सामने दीवार है बहुत बड़ी। अब उनके पीछे आग जलाई जाती है। आग जलेगी तो होगा क्या? उनका जो प्रतिबिंब है वो गुफा की दीवार पर बनेगा। तो जितनी वस्तुएं रखी हैं उन सब का प्रतिबिंब गुफा की दीवार पे बनेगा। तो अब जो व्यक्ति ऐसा बैठ के देख रहा है, और वो जो उन प्रतिबिंबों को देख रहा है, वो तो उन्हीं प्रतिबिंबों को सत्य मानेगा, क्योंकि उसकी तो गर्दन बंधी हुई है जंजीरों से, वो तो पीछे पलट के देख नहीं सकता। तो वो क्या कर रहा है? जो छाया बन रही है वस्तुओं की दीवारों पर पीछे आग जलने के कारण, उस छाया को ही वास्तविक मान लेगा। लेकिन यदि उसकी गर्दन की जंजीरों को खोल दिया जाए और उससे बोलो कि पीछे मुड़ के देख, जब वो पीछे मुड़ के देखेगा तो प्रारंभ में तो उसको क्या है? एकदम से चकाचौंध होगी, क्योंकि पीछे भीषण आग जल रही है, तो उसको एकदम से कुछ दिखाई नहीं देगा, चकाचौंध होगी उसको। लेकिन वो धीरे धीरे अभ्यास करेगा, थोड़ी देर में आंखें एडजस्ट कर लेंगी, तब उसको दिखाई देगा कि मेरे को जो दीवार पर दिखाई दे रहा था वो तो प्रतिबिंब है, वस्तुएं तो ये हैं, और वो प्रतिबिंब क्या है? आगे के कारण दिखाई दे रहा है। तो ये एक रूपक लिखा है, गुफा रूपक। ये उदाहरण बताया समझाने के लिए। समझ रहे हैं ना कि आप खुद इमेजिन कर लो कि बैठे हो, यहां पर एक गुफा है, उस गुफा में बैठे हो ऐसे, सामने दीवार है और आपके पीछे आग जलाई जा रही है। जब आग जलेगी तो आपका ही प्रतिबिंब दीवार पर दिखाई देगा। तो आपके साथ ही जो भी वस्तुएं इस लाइन में पूरी बैठी, सबका प्रतिबिंब दीवार पे दिखाई देगा। अब आपको तो पता नहीं पीछे आग जल रही है, आप तो केवल दीवार को देख रहे हो क्योंकि आप जंजीरों से बंधे हुए हो। तो आप दीवार पर बनने वाले प्रतिबिंब को ही सत्य मान लोगे और आप सत मान रहे हो। तो वो ये समझा रहा है कि दुनिया में जो भी लोग हैं वो वस्तुओं को सत मान रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सबकी गर्दन, ये जो संसार है ना, ये गुफा के भांति है, जिसमें लोग जंजीरों से बंधे हुए हैं और लोग प्रतिबिंब को देखते हैं, प्रतिबिंब को ही सत मान रहे हैं। लेकिन व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, तब उसको वास्तविकता का ज्ञान पता चलता है, उसकी जंजीर खुलती है, वो पीछे मुड़ के देखता है और उसको दिखाई देता है कि दीवार पर तो केवल वस्तुओं का प्रतिबिंब ही बन रहा है। इसलिए वो देखो ज्ञान मीमांसा को भी साबित कर दिया कि इंद्रिय तो आपके प्रतिबिंब को देख रही है और आप प्रतिबिंब को सत्य मान रहे हो, तो आपका ज्ञान सत्य नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति पीछे नहीं देखेगा कि आग जल रही है।
तो ये गुफा रूपक के उदाहरण के माध्यम से उसने दोनों चीजों को सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा दोनों के संदर्भ में भी आप इस उदाहरण को लिख सकते हो। आप जब ज्ञान मीमांसा का आंसर लिख रहे हैं तब भी गुफा रूपक का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि देखो इसने ये वाली जो लाइन है ना कि गुफा रूपक के माध्यम से प्लेटो ने इंद्रिय जन्य भ्रामक ज्ञान और प्रत्ययों के द्वारा सत्य ज्ञान को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, ये आपका आ जाएगा किसमें, आपके उदाहरण में, ज्ञान मीमांसा उदाहरण में। तत्व मीमांसा में भी इसी उदाहरण को लिख सकते हैं कि जो जगत की वस्तु है वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो क्या है, प्रत्यय है, तो गुफा रूपक का उदाहरण है। तो देखो ये यदि अलग से क्वेश्चन पूछे प्लेटो की ज्ञान मीमांसा, प्लेटो की तत्व मीमांसा, तब आपको अलग अलग ये बताना है। लेकिन यदि पूरा प्रत्ययवाद पूछ लिया है तो वो तो कल हम देख चुके हैं, प्रत्ययवाद आपको दोनों ही ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा दोनों को ही बताना पड़ेगा। हम्म। नहीं, यदि देखो 3 नंबर में पूछे गुफा रूपक उदाहरण तो लिखेंगे कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस उदाहरण को प्रस्तुत किया है, और इसके माध्यम से, गुफा रूपक के माध्यम से प्लेटो ने इंद्रिय जन्य ज्ञान की भ्रामकता एवं प्रत्यय जन्य ज्ञान की सत्यता को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। प्लेटो ने अपनी, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में इस